अब आते हैं हम इनकम टैक्स पे। ध्यान दीजिएगा, ये आपकी अगली यूनिट शुरू हो गई एक तरीके से। इसमें टैक्सेशन वाली पूरी यूनिट है, जीएसटी भी इसके अंदर ही हम देखेंगे, ठीक है, और ऑडिट को भी इसी के अंदर देख लेंगे। इनकम टैक्स, सबसे पहली बात, एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि इनकम टैक्स पहली बार किसने लगाया था। वो था सर जेम्स विल्सन, और लगाया था 1860 में। सर जेम्स विल्सन आपके फर्स्ट, ये कह सकते हो, फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त, ठीक है, ऑफ इंडिया इन ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो ब्रिटिश आपके यहाँ गवर्नमेंट आ गई थी, उसके पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने लगाया था इनकम टैक्स पहली बार 1860 में। इसलिए लगाया गया था क्योंकि जो आपका वो हुआ था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, यानी कि आजादी का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो भी था, उसको, वो जो स्वतंत्रता संग्राम जो पहला वाला हुआ था 1857 में, उसमें खर्चा हो गया था अंग्रेजों का बहुत सारा। उस खर्चे को रिकवर करने के लिए उन्होंने इनकम टैक्स लगाया। अब क्योंकि ये एक ऐसा हथियार बन गया, इससे बहुत ज्यादा टैक्स आता था, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि इसको लगाए रखो, और 1860 से ये लगा हुआ। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है इसलिए। दूसरा, क्या ये पूरे भारत पे लगता है? तो अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि पूरे भारत में अब हर कमर्शियल टैक्स लगता है। पहले नहीं लगता था, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद से, जब वो, सॉरी 5 अगस्त तो नहीं बोलेंगे, एक डेट है उसमें, मुझे डेट याद नहीं एग्जैक्टली, नवंबर की कोई डेट है शायद, अक्टूबर है शायद, 30 अक्टूबर की डेट है। उसके बाद से हर कानून जम्मू कश्मीर पे भी लगता है। इनकम टैक्स तो हमेशा से लगता आ रहा था। दूसरा, ये डायरेक्ट टैक्स है और सेंट्रल टैक्स है। सेंट्रल टैक्स का मतलब क्या होता है? जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। और डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है? कि जिस आदमी के ऊपर लगेगा वही टैक्स देगा। इनकम टैक्स एक प्रोग्रेसिव टैक्स है। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी, टैक्स भी बढ़ता जाएगा। यानी कि मोर द इनकम मोर द टैक्स, ज्यादा इनकम ज्यादा टैक्स, ठीक है, लगता चला जाता है। इसे हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। ये एनुअल है, साल में एक बार लगता है। इसे चलाता कौन है? इसे चलाता है सीबीडीटी, अंडर द कंट्रोल ऑफ सीबीडीटी है। और एक एक तरीके समझ लीजिए, ये इस तरीके का कुछ सिस्टम है कि पहले तो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उनका है एक डिपार्टमेंट ऑफ टैक्स या डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। उस डिपार्टमेंट रेवेन्यू के अंदर आता है सीबीडीटी, और सीबीडीटी के अंदर आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये एक तरीका है कि ये एक एडमिनिस्ट्रेशन स्टेटस है। पर कोई नहीं पूछता आपसे, आपसे सीबीडीटी पूछ लेंगे कि इनकम टैक्स को एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है भारत में? सीबीडीटी करता है। अच्छा, ये जो टैक्स रेट है, क्योंकि कानून तो आपने का, अच्छा एक चीज और बता दूं, इस समय जो आपका कानून चल रहा है वो 1860 का नहीं चल रहा है। आपका जो इस वक्त इनकम टैक्स चल रहा है कौन सा चल रहा है? 1961 का। 1961 का जो आपका इनकम टैक्स एक्ट है वो चल रहा है। तो एक चीज बताओ, 1961 से क्या टैक्स रेट वही होगा जो तब से चला रहा है? नहीं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा टैक्स रेट हर साल फाइनेंस एक्ट बन देगा। तो आपसे क्वेश्चन, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है भाई पेपर में, जिसमें पूछा गया था कि जो टैक्स रेट होता है कौन फिक्स करता है? इनकम टैक्स एक्ट फिक्स करता है, सीबीडीटी फिक्स करती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिक्स करता है, या फाइनेंस एक्ट करता है? तो हमारा आंसर होगा फाइनेंस एक्ट करता है। टैक्स एग्जम्प्टेड लिमिट क्या है? जो आपका सुपर सीनियर सिटीजन है उसे 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। सीनियर सिटीजन जो 60 से 80 के बीच में, 3 लाख रुपए टैक्स देना है। इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी और बीओआई जो है वो 2.5 लाख तक टैक्स देते हैं। और जो फर्म, कंपनी और लोकल बॉडी है, 2.5 लाख तक टैक्स होता, सॉरी 5 लाख तक कुछ नहीं देना, 3 लाख तक कुछ नहीं देना, 2.5 लाख तक कुछ नहीं देना। और लोकल बॉडीज के लिए ऐसी कोई लिमिट नहीं है। इसका मतलब, अगर आप लोकल बॉडीज वाले हैं, यानी कि आप कंपनी है, तो आपको तो 1 रुपए कमाओगे तो भी टैक्स देना पड़ेगा। तो आप टैक्स कब नहीं दोगे? आप टैक्स सिर्फ एक ही सिचुएशन में नहीं दोगे। वो कौन सी सिचुएशन होगी? वो होगा जब आपकी इनकम जीरो होगी या आपको लॉस हो रहा होगा। अगर आपकी इनकम जीरो है, लॉस है, तो कंपनी को, फर्म को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? जी सर। ठीक है। अच्छा, एक मिनट, हाँ,
चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अभी तो कुछ है नहीं, जो चेंज होगा बता दूंगा। इसके बाद आता है सुपर सीनियर और सीनियर सिटीजन। ये जो सुपर सीनियर और सीनियर सिटीजन की लिमिट है, ये जो 5 लाख 3 लाख है, सबके लिए अवेलेबल है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यूनाइटेड स्टेट का कोई आदमी इंडिया के अंदर एंटर होता है और उसकी उम्र 85 ईयर्स है और उसकी इनकम 4,50,000 रुपए है, तो कोई मुझे इसकी इनकम का ये बताएगा टैक्सेबल इनकम कितनी होगी, इसकी टैक्सेबल इनकम, इसको कितनी इनकम पे टैक्स देना होगा। एग्जेम्प्टेड नहीं पूछ रहा हूँ, टैक्स कितने पे देना होगा। तो कई लोग 85 ईयर को देखते ही कह देते हैं कि 5 लाख तक तो एग्जेम्प्ट है ना। लेकिन आप समझिए इस बात को कि ये यूनाइटेड स्टेट का आदमी है, इसे नहीं है, इसे कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, 2.5 लाख तक का एग्जेम्पशन मिलेगा। इसे 2 लाख पे क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो जो आपका क्या है, कोई दूसरे देश का नागरिक है, अगर वो भारत में आता है और उसकी एज भले ही 80 साल हो या भले ही 60 से 80 के बीच में हो, उसे ये दोनों लिमिट नहीं मिलेंगी। ये सिर्फ किसे मिलेगी, भारत के नागरिक को। तो वर्ड याद रखिए, इन सब में सिटीजन वर्ड यूज किया गया है, जबकि यहां पर वर्ड यूज किया जाता है रेजिडेंट। कहां, इंडिविजुअल के केस में और फर्म के केस में रेजिडेंट है, लेकिन सीनियर और सुपर सीनियर के बीच में क्या लिखा हुआ है, सिटीजन। तो नागरिक होना जरूरी है अगर आप सुपर सीनियर या सीनियर सिटीजन का क्या लेना चाहते हैं, एग्जम्पशन लेना चाहते हैं। लेकिन अगर आप नागरिक नहीं है तो आपको सुपर सीनियर और सीनियर सिटीजन का क्या नहीं मिलेगा, एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई? जी सर। ठीक है। टैक्सेबल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, कई बार ये भी पूछा जा चुका है। टैक्सेबल इनकम का फॉर्मूला होता है जीटीआई। जीटीआई क्या होती है भी बताता हूँ, ग्रॉस टोटल इनकम माइनस सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड। कोई कैरी फॉरवर्ड है, कोई सेट ऑफ है, उसे करिए, कोई इनकम क्लब करनी है उसे करिए, और फिर डिडक्शन हटाइए अंडर सेक्शन 80C से लेकर 80U तक। अब जो इनकम आएगी आपकी, उस पर आपको टैक्स लगेगा। इसका मतलब क्या है, मतलब यह है कि अगर आप सैलरी 50,000 रुपए महीना कमाते भी हैं, 12 महीने की आपकी 6 लाख रुपए इनकम बनती भी है, तो आप 6 लाख पे थोड़ी ना टैक्स दोगे। अभी तो आपको कोई, अगर आपका पिछले साल का कोई नुकसान हो रखा है उसको एडजस्ट करिए। अगर आपकी इनकम में किसी दूसरे की इनकम जोड़ी जा सकती है तो उसे जोड़िए, और जो आपने प्रोविडेंट फंड किए होंगे, जो आपने डोनेशंस किए होंगे, जो आपने एजुकेशन का लोन लिया होगा, अगर आपने घर बनाने के लिए लोन लिया होगा, अगर आपने क्या बोलते उसको, अगर आपके घर में कोई डिसेबल व्यक्ति है उसके लिए अगर आपने कोई पैसा लिया होगा, अगर आपने अपना कोई मेडिकल का ट्रीटमेंट करवाया होगा, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपका डिडक्शन करेंगी। उसके बाद आप देखिए कि आपकी इनकम कितनी आई। मान लीजिए सबको करने के बाद आपकी इनकम आ गई 4.5 लाख रुपए, तो आप टैक्स कितने पे देना है, 4.5 लाख। दूसरा पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे याद रखिएगा, इनकम लीगल हो इलीगल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, टेम्पररी हो परमानेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सैलरी परमानेंट होती है, लेकिन कौन बनेगा करोड़पति में पैसे जीतना टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, वो आपकी परमानेंट इनकम नहीं है। स्मगलिंग करना इलीगल है और नॉर्मली सामान बेचना वो लीगल है। इन चारों में इनकम टैक्स को कोई भेदभाव करना नहीं आता। वो आपकी लीगल पे भी टैक्स लेगी, वो आपके इलीगल पर भी टैक्स लेगी, वो आपकी टेम्पररी इनकम पे भी टैक्स लेगी, और वो आपके परमानेंट इनकम पे भी टैक्स लेंगे। वो टैक्स कहीं नहीं छोड़ेंगे। तो इनकम चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो, चाहे टेम्पररी हो चाहे परमानेंट हो, आपको टैक्स उसके ऊपर देना पड़ेगा। ऑफ कोर्स उसके उसमें आनी चाहिए, दायरे में आनी चाहिए। अब आप इसको समझिए, इन दोनों के बीच का फर्क, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच का फर्क। और इनडायरेक्ट का एग्जांपल आप याद रखिए कि आपके यहाँ इनडायरेक्ट के 2 एग्जांपल हैं, जीएसटी और एक्साइज। इसका एक एग्जांपल है, वैसे अब रहा नहीं, लेकिन आप लिख सकते हैं कि कुछ जगह पे लगता है अभी भी एक्साइज। ठीक है, कस्टम ड्यूटी, ये सब किसका एग्जांपल है, ये सब के सब इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल एक ही है हमारे पास फिलहाल, जिसका नाम है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का इंसिडेंस किस पे लगता है, इंपैक्ट क्या आता है, देखिए, अ टैक्स इज सेड टू बी डायरेक्ट। एक टैक्स को डायरेक्ट कब कहा जाता है, जब उसका इंपैक्ट और इंसिडेंस एक ही आदमी के ऊपर आए, मतलब देने वाला भी वही और टैक्स लगना भी उसी के ऊपर है। यहां क्या है,
यह इम्पैक्ट आता है किसी और आदमी के ऊपर और इंसिडेंस होता है किसी और का। मतलब दुकान पेमेंट करता है कोई और वो टैक्स लगता किसी और के ऊपर है। ठीक है, दुकानदार टैक्स जमा करता है पर टैक्स लगता किसके ऊपर है? कस्टमर के ऊपर। ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर लगता है। ठीक है, इंडिविजुअल के ऊपर या ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, और बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्ट नहीं हो सकता। आपका इनकम टैक्स आप भरोगे, कोई और दूसरा आदमी नहीं भरेगा। नहीं भर आप ये नहीं सकता। कह सकते कि उसको बोला था मैंने भरने को वो भर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने अपना सीए भी रखा हुआ है ना कि वो आपके बदले फॉर्म भरता है, ठीक है, तो भी याद रखिए इस बात को कि अगर उसने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी टाइम पे, अगर आपके सीए ने टैक्स रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करी, तो तो फाइन किसके ऊपर लगेगा? सीए के ऊपर या आपके ऊपर? वो आपके ऊपर लगेगा, सीए के ऊपर नहीं लगेगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को दे दिया था, उसे भरना था, उसने भरी नहीं, तो मुझ पे क्यों लगा रहे हो पेनल्टी? ऐसा कुछ नहीं है डायरेक्ट टैक्स में। इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स किसके ऊपर लगता है? कॉमोडिटीज के ऊपर, यानी कि गुड्स के ऊपर, यानी कि सर्विसेज के ऊपर। और टैक्स का और क्या होता है, वो शिफ्ट हो सकता है बर्डन, मतलब दुकानदार को पे करना पड़ता है, फिर दुकानदार आगे कस्टमर से वसूल लेता है। डायरेक्ट टैक्स जो होता है उसका बर्डन कम आता है, ठीक है, इनडायरेक्ट के मुकाबले। लोगों को लगता है कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो ज्यादा लगता है, नहीं, वो आपकी इनकम पे लगता है। जितनी इनकम होगी, अगर आप 5 लाख रुपए कमाते हैं आपको ज्यादा लगेगा, जिसपे 3 लाख कमाते हैं उस पर कम लगेगा, जो 10 लाख कमाता है उस पर ज्यादा लगेगा आपसे भी, जो भी 1 करोड़ कमा रहा है उस पर और ज्यादा लगेगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स तो सबको बराबर देना पड़ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी फाइनेंशियल एबिलिटी क्या है। एक आदमी 5,000 रुपए महीना कमाता है और एक आदमी 50,000 रुपए महीना कमाता है, दोनों लेस का पैकेट खरीदते हैं 20 रुपए वाला, टैक्स तो दोनों ने बराबर दिया है, टैक्स तो दोनों ने बराबर दिया है। तो इनडायरेक्ट टैक्स भेदभाव नहीं करता, इनकम टैक्स इस मामले में भेदभाव करता है इनकम के मामले में कि इनकम ज्यादा है कम है। तो एक चीज याद रखिएगा, इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा रिग्रेसिव होते हैं। क्या होते हैं? रिग्रेसिव। और ये वाले क्या होते हैं? हमेशा प्रोग्रेसिव। इनकम टैक्स हमेशा इंडिया में प्रोग्रेसिव होता है, इनकम बढ़ेगी टैक्स बढ़ेगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स इंडिया में क्या होता है? रिग्रेसिव, गरीब को ज्यादा पड़ता है इसका बर्डन। ठीक है, गरीब को इसका बर्डन ज्यादा पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता है इसका? एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करने की कॉस्ट ज्यादा है। क्यों? आईआरएस सर्विसेज के लोग भी रखने हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर्स रखने हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर रखने हैं, क्लर्क रखने हैं, बहुत बड़ा सिस्टम है। और पैसा इतना आता नहीं है, ठीक है, जितना चाहिए। तो और दूसरी बात क्या है, लोग ना भागते हैं टैक्स से, टैक्स इवेजन करते हैं, टैक्स को चोरी करते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कम आता है खर्चा। क्यों? आपने जिम्मेदारी किसके ऊपर डाल रखी है? दुकानदारों के ऊपर। दुकानदार अपने आप भरेगा, नहीं भरेगा तो उसको पेनल्टी लगती है, ठीक है, और यहाँ पे इवेट करना मुश्किल होता है। ये एसएससी के ऊपर लगता है और ये सप्लायर के ऊपर लगता है, यानी कि दुकानदार देता है। बातें समझ में आ गई यहाँ तक? पहले ये बताइए। जी यस सर। हाँ जी भैया। हाँ जी, आगे सर। ठीक। चलिए कुछ आगे बातें हैं, थोड़ा सा याद रखिए। इनकम टैक्स, इंडिया में जो इनकम टैक्स लॉ है, अगर हम पूरा इनकम टैक्स लॉ या ये बोले टैक्स फ्रेमवर्क, जो इंडिया का टैक्स फ्रेमवर्क है कि ये जो टैक्स है, इस टैक्स को चलाने के लिए कितने कानून हैं, तो हम पहले जानते हैं। एक होता है इनकम टैक्स एक्ट 1961। कौन सी डेट पे आया ये इंपॉर्टेंट है? 1 अप्रैल 1962। ठीक है, ये आया है 1 अप्रैल 1962। इसके बाद दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है? एनुअल फाइनेंस एक्ट, जो हर साल बजट में पेश किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। और बजट कब पेश होता है? 1 फरवरी ऑफ एवरी ईयर, हर साल की 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है, ठीक है, ये आपकी बजट डेट होती है। इसी दिन आपके यहाँ फाइनेंस एक्ट भी आ जाता है, इसे तब फाइनेंस बिल कहते हैं। फिर फाइनेंस बिल पास होता है किससे? लोकसभा से, फिर राज्यसभा में जाता है। मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या फाइनेंस बिल मनी बिल होगा? नहीं सर। नो। फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं होगा।
सर मनी बिल कैसे होगा? फाइनेंस बिल मनी बिल होता है सर, तभी तो इसे राज्यसभा रोक नहीं सकती। ठीक है, इसे रोका नहीं जा सकता। एक बार ये बिल बन गया, उसके बाद राज्यसभा इसे पास करती करती है। ठीक है, उसकी मजबूरी हो जाती है ये। दूसरा, इनकम टैक्स रूल 1962, तो कितनी चीजें मिल गई? इनकम टैक्स एक्ट हो गया, एनुअल फाइनेंस एक्ट हो गया, इनकम टैक्स रूल हो गए। रूल कौन बनाता है? सीबीडीटी। सरकार नहीं बनाती, ध्यान रखना, रूल सीबीडीटी बनाती है, सरकार नहीं बनाती। ठीक है, और किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं? इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग। उसी रूल, अच्छा थोड़ा सा गड़बड़, थोड़ा सा हो गया, आपको लगेगा कि रूल तो बने हुए हैं। हाँ, रूल बने हुए हैं। इस रूल को नोटिफाई कैसे करेंगे? नोटिफिकेशन के थ्रू। और ये नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट और सीबीडीटी दोनों कर सकते हैं, पर बेसिकली सीबीडीटी करती है। और एक चीज ध्यान रखना, अब क्वेश्चन यहां से बनता है, यहां से क्वेश्चन क्या बनता है? क्या नोटिफिकेशन सब पे बाइंड होता है? बिल्कुल, इनकम टैक्स अथॉरिटी पे बाइंड होगा और एसएससी पे बाइंड होगा। लेकिन सर्कुलर किस पे बाइंड होता है? सिर्फ इनकम टैक्स अथॉरिटी के ऊपर, एसएससी के ऊपर नहीं लगता। तो अगर मैं क्वेश्चन यह आएगा कि नोटिफिकेशन इश्यूड बाय सीबीडीटी इज बाइंड ऑन, बाइंड मतलब जिसको फॉलो करना पड़ेगा। कौन फॉलो करेगा इनकम टैक्स नोटिफिकेशन ऑफ सीबीडीटी? सब, इनकम टैक्स वाले भी करेंगे और आप भी करोगे, मतलब जिन्होंने टैक्स लेना है वो भी, जिन्होंने टैक्स देना वो भी। लेकिन जब सर्कुलर की बात आएगी, जब क्लैरिफिकेशन की बात आएगी, तो सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स अथॉरिटी इसको फॉलो करेगी, एसएससी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? जी सर। ठीक है, क्लैरिफिकेशन आता किस लिए? डाउट्स को क्लियर करने के लिए। देखो, इनकम टैक्स के मन में डाउट आ गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो आपका इंडियन रेवेन्यू सर्विस का ऑफिसर है, डीसीए, डेप्यूटी कमिश्नर है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, उसे समझ में नहीं आ रही बात। उसने क्या किया? उसने सीबीडीटी को बोला कि साहब ये समझ में नहीं आ रहा, इसे क्लैरिफिकेशन दे दो। तो वो समझा देंगे उसको। तो ये समझाया किसको गया? इनकम टैक्स अथॉरिटी को समझाया गया ना, इसलिए मानेगा भी कौन? वो मानेंगे, एसएससी क्यों मानेगा? ठीक है, और आपकी डेफिनेशन गलत हुई तो सुप्रीम कोर्ट है, वो देख लेगी। इसके अलावा जुडिशियल डिसीजंस, तो जुडिशियल डिसीजंस के थ्रू भी ऐसा किया जा सकता है। तो रूल बनाने के लिए टोटल मिला के कितनी चीजें हो गई? 6। इनकम टैक्स एक्ट के, इनकम टैक्स के अंदर जो टैक्स फ्रेमवर्क है इंडिया का, वो 6 चीजों से चलता है। इनकम टैक्स एक्ट मेन है, फिर एनुअल फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स रूल, नोटिफिकेशन, सीबीडी, उसके बाद सर्कुलर, और आखिरी में आपके पास आते हैं जुडिशियल डिसीजन, जो कोर्ट ने डिसीजन दिए होंगे। कौन सी कोर्ट के डिसीजन माने जाएंगे? यहाँ पर बेसिकली माने जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिए किसी के फेवर में, किसी चीज को लेकर, जब तक कि सरकार उसके ऊपर नया कानून नहीं बना देती, वही डिसीजन चलते रहते हैं। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई ऐसा है, जो तुम 4 लाख रुपए से नीचे की इनकम पे लेते हो टैक्स, नहीं लेना चाहिए। ठीक है, या आपको किसी इस पे आपको छूट दे दी सरकार ने, आपको छूट दे दी सुप्रीम कोर्ट ने, कह दिया कि इनसे मत लेना 4 लाख तक टैक्स, क्योंकि इनका काम जरा अलग तरीके का है, इनको मत लो 4 लाख। जैसे एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, उन्होंने कहा यूट्यूब वालों, यूट्यूब में जो अर्निंग करते हैं उनको टैक्स मत लो। इनकम टैक्स किसने कह दिया? सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला जारी किया, कह दिया जो यूट्यूब से कमाते हैं उनको टैक्स नहीं लेना चाहिए, टैक्स नहीं देना उनको, इनकम टैक्स नहीं ले पाएगी उनसे टैक्स। तो अब सरकार को अगर उनसे इनकम टैक्स लेना है, तो सरकार को क्या करना पड़ेगा? सरकार को एक कानून पास करना पड़ेगा, जिसके थ्रू वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटेगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आता है असेसमेंट ईयर। नाउ व्हाट इज असेसमेंट ईयर? असेसमेंट ईयर क्या होता है? ये 12 महीने का एक ऐसा पीरियड है, शुरू 1 अप्रैल से होता है और खत्म अगले साल के 31 मार्च को होता है। अब ठीक है, ईयर है तो ऐसा होगा भाई, ईयर है, साल है तो 12 महीने होंगे, एक कहीं ना कहीं से शुरू होगा, कहीं ना कहीं खत्म होगा, तो इसमें कुछ नया क्या है? तो हर साल होता है। प्रॉब्लम ये है अगली, इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। किसी एसएससी की प्रीवियस ईयर की इनकम टैक्स की जाती है उसके अगले साल, उसे हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। मतलब ये है कि अगर मैं इस वक्त बात करूं तो 2021-22 और चल क्या रहा है 2022-23, 2022-23 मेरा असेसमेंट ईयर है, यानी कि मैं इसमें टैक्स पे करूंगा। किस इनकम का? 2021-22 की इनकम का। 2022 में इनकम कमाई जाएगी और टैक्स किस में दिया जाएगा? 2022-23 में। बात समझ में आ रही है? जी सर। तो इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ एन एसएससी टैक्स, उस पे टैक्स लगता है।
ड्यूरिंग द फॉलोइंग असेसमेंट ईयर, यहाँ पर फॉलोइंग का मतलब नीचे नहीं है, फॉलोइंग का मतलब उसके बाद आने वाले ईयर में दिया जाता है, और किस रेट पर, जो फाइनेंस एक्ट बताता है। तो जब उस फरवरी में, इस साल फरवरी में बजट पेश हुआ होगा, उसने 22-23 का क्या बताया होगा, टैक्स रेट बताया होगा कि 22-23 में कैसे लगेगा। लेकिन क्या किसी कंपनी के लिए असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर एक हो सकते हैं? प्रीवियस ईयर कौन सा है इसमें, ये असेसमेंट ईयर कौन सा है, 21 ये वाला। 22। क्या किसी में ऐसा हो सकता है दोनों बराबर हो जाएं? पहले प्रीवियस ईयर को समझ लेते हैं, फिर करेंगे उसके बारे में बात। इनकम टैक्स इज पेबल ऑन द इनकम, वो इनकम कहाँ कमाई होती है, पिछले साल। तो पिछले साल की इनकम पे कमाया जाता है, और उसको एसेस यानी कि उस पे टैक्स कौन सी ईयर में लगाया जाता है, असेसमेंट ईयर में। तो मैंने अभी आपको बताया कि 2021-22 और जो आपका भी करंट ईयर चल रहा है 2022-23, ये जो 2022-23 है ये आपका असेसमेंट ईयर है, और 2021-22 आपका प्रीवियस ईयर है। यानी कि आप यहाँ कमाओगे, यहाँ टैक्स दोगे। लेकिन क्या कोई ऐसा हो सकता है जिसमें जो यहाँ कमाए और उसको टैक्स भी यहीं देना पड़ जाए, यहीं कमाए 2021-22 में कमाए, टैक्स भी 2021-22 में देना पड़ जाए? ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कौन से केसेस में, इन 5 केसेस में ऐसा होता है कि जो आदमी 21-22 में कमाएगा, यानी कि प्रीवियस ईयर में जो कमाएगा, उसका टैक्स भी वो प्रीवियस ईयर में देगा। मतलब द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज ऑफ एन एसेसी इज असेस्ड इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। इस केस में आपका असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। ठीक है, वैसे एक नहीं होते, नॉर्मल लोगों के लिए एक नहीं है, नॉर्मल लोगों के लिए बढ़िया चल रहा है काम, बढ़िया चल रहा है उनका। ठीक है, अच्छा, कई लोग मुझसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर कुछ लोगों की सैलरी से टैक्स कट जाता है, तो उनका भी तो यही हो रहा है, असेसमेंट ईयर इक्वल टू प्रीवियस ईयर। नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। प्रीवियस ईयर में भले ही सरकार टैक्स काट रही है उनके इनकम से, लेकिन उसे टैक्स नहीं मान रही है, वो उसको वो क्या मानती है, एक तरीके का टीडीएस कट गया, उसको वो अपने पास जमा रखती है। आप अपना असेसमेंट ईयर में आइए, मतलब 21-22 में, मान लीजिए आप, मैं एग्जांपल देता हूँ लाइव, एक बढ़िया एग्जांपल है। 21-22 में आप नौकरी पे लगे, मतलब सपोज करो आपका नौकरी लग गया 22-23 के बाद, कर इसमें लग गई आपकी नौकरी, 22-23 में आपकी जॉब लग गई। आप, आपकी जो जॉब लगी वो, एग्जांपल ले रहा हूँ खाली, ठीक है। मान लो आपकी एग्जाम, ऐसा ऐसा है नहीं, लेकिन 1.5 लाख रुपए महीने पे आपकी लग गई, आपने कोई आईएएस पीसीएस तो किया नहीं भाई, कर लेते तो शायद लग तो मिल जाते 1.5 लाख रुपए पर मंथ, 1.5 लाख रुपए पर मंथ मिलने लग गया। आज से गिन लो, आज से। तो आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, कितने महीने हो रहे, 7 महीने। ये 7 महीने की जो इनकम है कितनी हो रही, कोई बताएगा? 10,50,000। हाँ जी, जी सर। मेरी मेरी आवाज आ रही सबको? जी सर। हाँ जी 10,50,000। भैया। अब इस 10,50,000 पे अगर टैक्स भी दोगे, मिनिमम से मिनिमम भी टैक्स दोगे, तो कम से कम बोल रहा हूं मैं, कम से कम आपका 25,000 का टैक्स तो बनेगा, कम से कम बोल रहा हूं मैं। जी सर। सरकार बोलती है यार ये तो बहुत ज्यादा है 25,000 रुपए, आप हमको ना एक काम करो, सितंबर में आपको सैलरी मिलेगी, इसमें से कुछ पैसे हमको पहले ही दे दो। अब आप, प्रॉब्लम क्या है, ये आपका प्रीवियस ईयर है, यहाँ तो आप इनकम कमा रहे हो, तो टैक्स कैसे पे कर दोगे? आप तो इन 5 कैटेगरी में आ ही नहीं रहे हो। मुझसे लोग यही पूछते हैं कि सर ये 5 कैटेगरी में तो आ ही नहीं रहा है, ये तो है ही नहीं है 5 कैटेगरी, ये तो आदमी नॉर्मल कमा रहा था, बिजनेस नॉर्मल अपनी नौकरी कर रहा था, ये तो प्रीवियस ईयर में ही टैक्स पे कर रहा है। हाँ, टैक्स पे कर रहा है, टैक्स पे नहीं कर रहा असल में टैक्स डिपॉजिट कर रहा है, टैक्स डिपॉजिट कर रहा है, टैक्स पे नहीं हुआ। जब आप अपने उसमें आओगे ना, फाइनल आप अपने असेसमेंट ईयर में आओगे, यानी कि 23-24 में, तब आप आईटीआर फाइल करोगे। आईटीआर फाइल करने का मतलब है कि अब आपका टैक्स जमा होगा। ठीक है, आईटीआर फाइल करो, टैक्स ऑलरेडी आपने जमा कर रखा है, डिपॉजिट कर रखा है, सर आईटीआर में एक डिटेल आएगी कि कितना टैक्स आपका बनता है। वो अगर ज्यादा दे दिया होगा आपने तो आपको वापस आ जाएगा, और अगर आपने कम दे रखा हो तो आपसे डिमांड कर लेंगे। तो क्या आपको अब क्लैरिटी हुई कि जो लोग टीडीएस देते हैं वो असेसमेंट ईयर इक्वल टू प्रीवियस ईयर नहीं होता? जी सर। ठीक है, असेसमेंट मतलब ईयर उन्होंने इक्वल पहले टू जमा। प्रीवियस ईयर किसके लिए होता है? असेसमेंट ईयर इक्वल टू प्रीवियस ईयर किस केस में होता है? सिर्फ इन केसेस में, ये जो यहाँ नजर आएंगे ये केसेस, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। देखते हैं क्या है,
ये है नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट मतलब इंडिया में नहीं रहता। अब नॉन रेजिडेंट क्या होता है, रेजिडेंट क्या होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, पर आप समझ लो नॉन रेजिडेंट मतलब इंडिया में नहीं रहता। और कौन सा बिजनेस है, शिपिंग का बिजनेस है भैया। पानी का एक जहाज लेके विशाखापट्टनम में आप पहुंचे, आपका ये जहाज यहाँ पर 90 दिन रुका रहा, आपने 90 दिन तक यहाँ किसी और के यहाँ नौकरी करनी शुरू कर दी, आपको यहाँ पर 3,000 रुपए पर डे मिलना, 3,000 रुपए पर डे मिला, तो इस हिसाब से तो 2,70,000 रुपए हो गए 90 दिन के। आपको तो 2.5 लाख तक तो एग्जिबिशन है, आपको 20,000 रुपए टैक्स देना चाहिए। वो अलग बात है टैक्स नहीं बनता, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 20,000 रुपए टैक्स देना चाहिए। अगर मैं 2.5 लाख का एग्जिबिशन मान भी लूं, पर मैं तो यहाँ पे शिपिंग बिजनेस की बात कर रहा हूँ, तो आपने बिजनेस किया 2,70,000 रुपए कमा लिए, सरकार कहती है टैक्स दो। आप बोलते असेसमेंट ईयर में दूंगा, ये तो प्रीवियस ईयर है, यहाँ तो मैं कमा रहा हूँ, मैं अगले साल दूंगा टैक्स आपको। सरकार कहती है भाई तू जहाज लेके निकल लेगा कहाँ, दूसरे देश में, हम तेरे को कहाँ ढूंढते फिरेंगे। ठीक है, विशाखापट्टनम से आपने टैक्स दिया नहीं, आपने कहा चलो, सरकार ने नियम ही नहीं रखा था, मान लो सरकार के पास नियम नहीं है, ये था ही नहीं नियम कोई। सरकार आप आए 90 दिन, आपने यहाँ पे 3,000 रुपए पर डे के हिसाब से 2,70,000 रुपए का बिजनेस किया और अपना जहाज लेके निकल लिए, और अब अपना जहाज लेके पहुंच गए सऊदी अरेबिया या इंग्लैंड। और जब तक सरकार आपको ढूंढे कि आप सऊदी अरेबिया में हो, तब तक आप सऊदी अरेबिया पहुंचे तो आप इंग्लैंड चले गए। अब सरकार आपको पीछा करती रहेगी क्या? नहीं, नहीं, इतने सारे देश हैं। अब अगर सरकार आपसे, आप ये बोलो, चलो मान लो दूसरा केस, सरकार ने आपसे टैक्स ले लिया, आप कह रहे हो हाँ टैक्स ले लिया आपने और हमारा टैक्स नहीं बनता, तो सरकार कहती है हम तो यही हैं, हम कहीं थोड़ा जा रहे, तुम आ जाना वापस लेने, पर हम तुमको ढूंढेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इससे सरकार क्या करती है, इससे गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट शिपिंग बिजनेस वालों से जो नॉन रेजिडेंट है और इंडिया में कमाते हैं, उनपे 7.5% का टैक्स ले लेती है किराए का। किराया पता ना किसे बोलते हैं, वो जहाज का किराया, फेयर जी सर। फ्रेट नॉर्मल, वो जो जहाज का किराया है ना, वो ले लेती है उनसे, गिला दे, ये 7.5% हमको दे दे, ठीक है, जो भी तू इंडिया से कमा रहा है। ठीक, अच्छा वो बोलता है ज्यादा हो जाएगा तो सरकार कहती है हम यही है भाई, इंडिया थोड़ी ना मूव कर रहा है इधर उधर, इंडिया तो जी यही है, तो यही आ जाना। ठीक है, अच्छा अब आता है इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया, इंडिया छोड़ के जा रहा है परमानेंटली या लॉन्ग ड्यूरेशन, ये जा रहा 5 साल के लिए। आप यहाँ पर 22-23 में अर्निंग कर रहे थे, बढ़िया आपकी जिंदगी बस चल रही थी, आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे थे, अप्रैल से आप कमाना शुरू करके बैठे थे, आपको अक्टूबर में आपकी कंपनी ने 15 साल के लिए, वैसे हैं होता नहीं, 15 साल के लिए आपको भेज दिया इंग्लैंड, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चले गए तुम, या तुमने ही बोल दिया कि सर अब दिन यहाँ मन नहीं लगता है, तुमने कह दिया इंग्लैंड में हमको ट्रांसफर दिलवा दो, हम जिंदगी भर वहीं रहेंगे, ये कर लिया। अब सरकार तुम्हारा पीछा करेगी क्या बैठ के कि तुम कहाँ भाग गए? सरकार कहती है अच्छा ऐसा कर रहे हो ना, तुम परमानेंटली जा रहे हो या लंबे समय के लिए जा रहे हो, तो टैक्स देके जाओ। किस पर? जो तुमने कमाया इसी साल। तो देखो असेसमेंट ईयर इक्वल टू क्या हो रहा है, प्रीवियस ईयर, टैक्स देके जाना पड़ रहा है। दूसरा, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कंपनी बनाई, 5-6 महीने के लिए, और उसके बाद आपने इनकम कमाई और भाग गए, सरकार कहाँ ढूंढती फिरेगी यार तुमको, तो सरकार कहती है यही टैक्स देके जाओ, ठीक है, अपना टैक्स देके जाओ। तुमने क्या किया, अपनी एसेट ट्रांसफर करने की कोशिश करिए ताकि टैक्स से बचने की। अब तुम कहीं नहीं भाग रहे, तुम कह रहे हम इंडिया में ही रहेंगे, हम इंडिया में ही रहेंगे। पर क्या था, तुम्हारा ना एक बड़ी सी बिल्डिंग थी, पहले इस बिल्डिंग का किराया नहीं आता था, अब इस बिल्डिंग के सारे फ्लोर जो हैं वो किराए पे चले गए, जितने भी सारे कमरे जो थे किराए पे चले गए। हर कमरे से तुमको 10,000 रुपए पर मंथ मिलता है, 12 महीने का 1,20,000 बन जाता है, और मान लेते हैं इसमें है 100 कमरे। तुम्हारे तो बड़े मजे आ रखे हैं यार, इतना पैसा कमा रहे हो तुम, 1,20,00,000 है, जी हाँ सर। 1,20,00,000 है, तुम 1,20,00,000 रुपए कमा रहे हो। फिर सरकार कहती है तुम टैक्स दे दो उसके ऊपर। तुमने क्या किया, तुमने आधी बिल्डिंग ना अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दी, ठीक है, जिससे उसको कम टैक्स लगे। 2 कमरे तुमने, दो फ्लैट तुमने अपने बेटे के नाम पे ट्रांसफर कर दिए, 2 बेटे, 2 तुमने अपनी डॉटर के नाम पे कर दिए, 2 कहीं, और ट्रांसफर करके किसी के बाद टैक्स नहीं होना, मतलब वाइफ अकेले दे रही है उसको भी लग रहा है। मतलब इस तरीके से तुमने अपने रिश्तेदारों में बिल्डिंगे बांट दी कि इस बिल्डिंग से जो इनकम आ रही है वो उनके टैक्सेबल दायरे में नहीं आ रही है, तो तुमने तो टैक्स बचा लिया ना। जी सर। ठीक है, ऐसा तुमने किया सितंबर में, सरकार कहती है एक काम कर, सितंबर से पहले पहले का है ना ये सारा इनकम, ये हमें टैक्स दे तू, आज आज इसी साल दे, अगले साल तो ये सब इनकी हो जाएंगी, तुम अभी तो टैक्स से बचने के लिए
अगर तुम अपनी किसी संपत्ति का ट्रांसफर करोगे तो भैया उसके ऊपर बनने वाली अर्निंग के ऊपर तुम उसी साल टैक्स दोगे जिस साल वो अर्निंग कमाई जाएगी। सरकार अगले साल का वेट नहीं करे, ठीक है। अच्छा, डिसकंटिन्यूड बिजनेस, तुमने बिजनेस रोक दिया, बिजनेस बंद कर दिया अपना। तुमने एक बिजनेस शुरू किया, बहुत बढ़िया चल रहा था, तुमने इसमें 30 लाख रुपए कमा ली, फिर तुमने बिजनेस बंद कर दिया। अब अगले साल तुम्हें अगर इनकम टैक्स वाले रिटर्न वो भेजेंगे, क्या बोलते हैं नोटिस, तुम कहोगे बिजनेस तो है ही नहीं हमारा। हाँ, कहाँ है बिजनेस? कंपनी तो हमने बंद कर दी, डिसॉल्व कर दी। ढूंढ लो कंपनी को, कंपनी मिली नहीं थी। कंपनी कहाँ मिलेगी? वो तो चले गई, वो तो डिसॉल्व हो गई। और कंपनी को देना था टैक्स, कहाँ से देगी कंपनी टैक्स? कंपनी तो रही नहीं, डिसॉल्व हो गई। 30 लाख के ऊपर तो टैक्स ही नहीं लगा। यहाँ पर सरकार कहती है भाई हम इसमें असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करेंगे, जिस साल तुम कंपनी को बंद करोगे हम उसी साल टैक्स लेंगे, उसी साल तुम्हारा असेसमेंट ईयर बन जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी सर। कुछ पूछना है क्या? किसी की आवाज आ रही है बैकग्राउंड से? चलो ठीक है। इनकम का मतलब सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में लिखा है, इसका सेक्शन याद कर लेना, इसका प्रीवियस ईयर का, असेसमेंट ईयर का, इनका सेक्शन याद कर लेना। और एक चीज, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां तक ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इनकम टैक्स के अंदर इनकम की डेफिनेशन एग्जॉस्टिव है या इंक्लूसिव है? इंक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है, नॉट एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है एक बार बता दी तो सरकार एक बार बता देगी, तो इस देश में तो 135 करोड़ लोग रहते हैं, और 135 करोड़ में 70 करोड़ जीनियस है। यहाँ जीनियस मतलब समझते हो? जी सच में सर। जीनियस है। दुनिया में दूसरी इंटेलिजेंट रेस है इंडियंस की, ठीक है। इंटेलिजेंट होते हैं, वो बात अलग बात है कि हम लोगों का दिमाग कहीं और चलता है, पर हम इंटेलिजेंट माने जाते हैं, ठीक है। ज्यूश के बाद हम ही इंटेलिजेंट है, और कौन? चलो दूसरा क्या है, इंक्लूसिव। अब देखो, अगर मैं एक बार बता दूं कि ये इनकम है, जो ये लिख दिया ये इनकम है, पता है हमारे इंडियंस कितने तेज है, वो इनमें से किसी को नहीं कमाएंगे, वो इनमें से किसी को नहीं कमाएगा, वो दूसरा तरीका अपना लेगा कमाने का, ठीक है। इसीलिए इंक्लूसिव डेफिनेशन है कि भाई इनकम कमाओ, हम उसको नाम नहीं बता रहे कैसे कमाई तुमने। तुमने रोड पे पड़ा हुआ बैग, कम रोड पे पड़ा हुआ बैग मिल गया पैसों का, वो भी इनकम है। तुम किसी को लूट के ले आए, वो भी इनकम है। तुमने कंपनी में पैसा लगाया, उससे डिविडेंड मिल गया, इनकम है। तुमने गिफ्ट ले लिया, वो भी इनकम है। तुमने अपनी एसेट बेची, उससे कैपिटल गेन कमाया, इनकम है। तुमने तुमने एक बिजनेस बना लिया कि किसी के यहाँ जाते थे तुम और खुद जानबूझ के थप्पड़ खाते थे, फिर उसे कंपनसेशन छीन लेते थे। कंपनसेशन कैसा भी हो सकता है ना, ठीक है। जी या फिर कई लोग होते हैं ना, पुराने कई लोग होते हैं, अब मुझे नहीं पता, होता नहीं होता, कुछ लोग क्या करते हैं, गाड़ियों के आगे कूद जाते जानबूझ के, जी ठीक है। सर। फिर चोट चूट लग जाती है, फिर पैसे मांगते हैं। या फिर कुछ लोग जानबूझ के क्या करते हैं, मतलब लोगों को फंसाते हैं। तो ये सब इनकम है, सरकार कहती है सब इनकम है, ये तो नए तरीके हैं भाई। तुमने एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया किसी आदमी का, किसी भी सिचुएशन में, फिर उसने ब्लैकमेल करके पैसे लेने शुरू कर दिए, नया तरीका पैसे कमाने का, टैक्स है। सरकार कहती है हमें नहीं पता, हमें इनकम की डेफिनेशन ही नहीं पता, हमको सिर्फ ये पता है पैसा आना चाहिए। अगर तुम्हें कहीं से पैसा मिला है, तुमने कहीं से पैसा कमाया है, वो टैक्स है, चाहे तुमने कैसे भी कमाया। कुछ लोगों ने कहा कि पहले कुछ लोगों ने कहा कि हम तो वो पढ़ाते, कोचिंग सेंटर में पढ़ाते, इससे टैक्स लगता है। तो कुछ लोगों ने घर में पढ़ाना शुरू कर दिया, घर में पढ़ाने वालों पे सरकार टैक्स लगाने लगी, तो इन लोगों ने ऑनलाइन शुरू कर दिया, ठीक है। ऑनलाइन पे लगाना शुरू कर दिया, सरकार कह दी हम तो यूट्यूब में डाल देते, बात खत्म हो गई। यूट्यूब से इनकम आने लगी तो सरकार ने उस पर टैक्स देना शुरू कर दिया। लोगों ने क्रिप्टो करेंसी से पैसे कमाने शुरू कर दिए, ठीक है। मतलब क्या बिटकॉइन खरीदते हैं, बिटकॉइन बेचते हैं, टैक्स उससे पैसे अर्निंग करते हैं, सरकार कहती है ये भी इनकम है। तो देखो सब नई इनकम है, ये कोई पुरानी इनकम नहीं है। वेजेस, डिविडेंड, गिफ्ट तो बहुत पुराने हो गए, अब तो नई नई तरीके की इनकम है, सरकार उनपे भी टैक्स ले रही है, ठीक है। सरकार उनपे भी टैक्स ले रही है, ठीक है। तो अब ये जितने भी पकड़े जाएंगे इस भ्रष्टाचार में, उनके बाद जो पैसे मिलेंगे उस पर भी सरकार टैक्स भी लेगी उस पर। आपको क्या लगता है वो पूरा पैसा वो तो जब्त करेगी, वो टैक्स भी लेगी उनके ऊपर, ठीक है। जी सर। 88% टैक्स होता है, अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाओगे। 88% टैक्स, और ऊपर से ईडी की जांच अलग, ठीक है। ये तो मारे ही जाएंगे, तो इन्हें करना ही नहीं चाहिए था काम। चलो अब जो हो गया सो गया, है ना। पर्सन किसे बोलते हैं? सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, पर्सन। पर्सन किसे बोलता है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स है तो सब पर्सन, कौन?
इनकम टैक्स कहता है जो नेचुरल जन्म लेता है वो भी। लोगों ने अच्छा, उसने कहा अगर तुम फैमिली बना के चलते हो ना, फैमिली बना के मतलब तुम्हारा बिजनेस एक है, जैसे वो दुकान, जैसे वो होते हैं ना पुराने टाइम के होते थे, अब तो पता नहीं होते नहीं होते, लेकिन आप आड़त बाजार में जाओगे ना तो आज भी आपको फैमिली बिजनेस मिलेंगे। फैमिली बिजनेस मतलब उनके पीढ़ियां अगर चला रही है जी उस बिजनेस को, ठीक है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है वो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। ये ध्यान रखिएगा, अनडिवाइडेड फैमिली का कंसेप्ट सिर्फ हिंदुओं में है, बाकी किसी में नहीं है, ठीक है। ये कहा जाता है संयुक्त परिवार सिर्फ हिंदुओं की देन है दुनिया में, वो किसी और की देन नहीं है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उस पर भी टैक्स लगाते हैं। ये कंपनियों के ऊपर भी लगाते हैं, ये फर्म के ऊपर भी लगाते हैं, ये एओपी पे भी लगाते हैं, बीओआई पे भी लगाते हैं। एओपी मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन में कौन हो सकता है? मिस्टर एक्स हो सकते हैं, रिलायंस भी हो सकती है, और ABC एंड कंपनी जो पार्टनरशिप फर्म थी वो भी हो सकते हैं। ये हो गया एओपी। बहुत लोग हैं, इंडिविजुअल भी है, कंपनी भी है, फर्म भी है। लेकिन जब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की बात आएगी तो कौन होगा? सिर्फ इंडिविजुअल होंगे। यानी कि अगर मैं बीओआई बोलूंगा तो बीओआई के अंदर कौन कौन आएगा? मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, इंडिविजुअल होने चाहिए। तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में सिर्फ इंडिविजुअल होते हैं, और एसोसिएशन ऑफ पर्सन में ये जितने आपको दिख रहे हैं इनमें से कोई भी हो सकता है। लोकल अथॉरिटी जैसे म्युनिसिपालिटी होती है, ठीक है, नगर पालिका जिसे बोलते हैं वो होती है, हॉस्पिटल होते हैं, स्कूल होते हैं, वो भी इसके अंदर आते हैं। अब आप बोलोगे सर स्कूल के ऊपर तो टैक्स नहीं लगता, आप क्यों बोल रहे हो फिर? देखो ऐसा है, टैक्स नहीं लगता वो अलग बात है, पर उन्होंने माना है कि वो पर्सन है, फिर टैक्स लगे ना लगे। भाई इंडिविजुअल तो तुम भी हो, इंडिविजुअल तो तुम भी हो, क्या तुम टैक्स दे रहे हो? नहीं दे रहे हो, पर इंडिविजुअल तो हो ना। इनकम टैक्स के हिसाब से तुम इंडिविजुअल हो, तुम पर्सन हो, इनकम टैक्स के हिसाब से तुम पर्सन हो, बट तुम टैक्स नहीं देते हो क्योंकि तुम टैक्सेबल नहीं हो, बस इतना है। अच्छा, दूसरा है एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, नेचुरल नहीं होना चाहिए। नेचुरल होगा तो पहली कैटेगरी में चल जाएगा इंडिविजुअल में। जो अभी तक ऊपर नहीं आया, जैसे आइडल्स, यानी कि मंदिर, भगवान, भगवान श्री राम क्या है? पर्सन है इनकम टैक्स के हिसाब से। कल के दिन श्री राम मंदिर बन जाएगा, अगर मंदिरों के ऊपर इनकम टैक्स लगना शुरू हो गया तो भगवान राम को भी टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इस डेफिनेशन में 7th पॉइंट क्या कह रहा है कि जो ऊपर के किसी में नहीं आया वो भी आएगा। इसका मतलब अगर हम किसी को भूल गए लाना, वो भी आ गया अपने आप। इनकम टैक्स का ये 7th पॉइंट यही है कि अगर हम ऊपर में किसी को भूल गए ना, आप बड़े तेज बन गए, आप बहुत खतरनाक आदमी हो, आपने कोई नया तरीका अपना लिया, तो भूल जाओ, 7वें में सब आ जाता है। 7वें का मतलब क्या है? हमने ऊपर के 6 में जिसका नाम नहीं लिया वो 7वें में आ गया। बात समझ में आ गई? जी सर। सर मंदिरों में लगता है टैक्स? नहीं, मंदिरों पे टैक्स नहीं है। भैया जैसे जो अयोध्या में राम मंदिर बना है उसमें भी लगता है? अरे मंदिरों पे टैक्स लगा दोगे क्या तुम? मंदिरों पे टैक्स नहीं होता, पर मंदिर गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, यानी कि उनका पैसे की देखरेख कौन करती है? गवर्नमेंट करती है, ठीक है। तो सर गवर्नमेंट का फायदा है फिर ऐसा? भैया सेकुलर कंट्री हो यार, एक धर्म के ऊपर टैक्स लगाओगे दूसरे के ऊपर नहीं लगाओगे तो बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा। नहीं सर, पर गवर्नमेंट का फायदा क्या है फिर अगर जैसे कंट्रोल करते हो? है सर कंट्रोल करने का फायदा क्या है फिर? तो उनका एक्सपेंसिव हो रहा गवर्नमेंट का। नहीं, वो भैया लेकिन डोनेशन उस तो इनकम जाता का, है वो तो इस इनकम की देखरेख करती है ना, क्योंकि देखो पैसा बहुत है मंदिरों में। जी अब सर। उस पैसे का हेर फेर हो गया तो सब पुजारी को हो जाता है ना सैलरी नहीं। पर्सनल। पुजारी को सैलरी, पुजारी का सैलरी का सिस्टम उन जगहों पे है जहाँ पे श्राइन बोर्ड्स हैं। जहाँ श्राइन सर बोर्ड्स जैसे नहीं है वहां नहीं होता। केदारनाथ। केदारनाथ में नहीं होता पुजारी का सैलरी। केदारनाथ में वो जो डब्बे के अंदर जो चला गया वो पुजारी का हो गया। है मुझे लगा सैलरी है सर। सैलरी नहीं है, वहां नहीं है, ठीक है। श्राइन बोर्ड उसमें नहीं आता ना, श्राइन बोर्ड नहीं है ना वो। तो सर ऐसे ओके। जो गवर्नमेंट क्या बोलते कंट्रोल करती है तो सर उन्हें तो फिर खर्चा लगता होगा उसमें? हाँ तो गवर्नमेंट को तो पता रहता है कितना है, तभी तो जो भी पैसा बनता है वो, जितने भी श्राइन बोर्ड तुमको मिलेंगे, जितने भी श्राइन बोर्ड आज की डेट में बने हुए हैं, आप उनका वो देख लो हिसाब किताब मैनेज करने का। बिल्कुल सही मैनेज है वो, इस तरीके से मैनेज है कि वहां पर सब कुछ होता है, रोड कंस्ट्रक्शन का काम होता रहता है, ठीक है, मंदिर की देखरेख होती रहती है, उनके पैसे तो जाएंगे ना। तो फिर सर जैसे गवर्नमेंट केदारनाथ पुनर्निर्माण वगैरह करा रही तो फिर सर ये भी तो एक धर्म पे खर्च गवर्नमेंट करने वाले कोई पैसे। निर्माण नहीं कराती सर, वो जो श्राइन बोर्ड का पैसा है उसी से होता है। तो फिर मतलब सर हमें गलत दिखाया जा रहा है टीवी में?
बिल्कुल, वैष्णो देवी में जो रोड बन रही है वैष्णो देवी के जाने के लिए, वो सरकार थोड़ा बना रही है, वो तो जो भी वैष्णो देवी बोर्ड है वही बनाएगा ना, पैसे तो वही है। बस सरकार सर क्या जो कर रही है, देख रेख कर रही है कि पैसा कोई लेके ना भाग जाए बस। ठीक है। तो मतलब सर मोदी जी पुनर्निर्माण नहीं करवा रहे केदारनाथ मंदिर का? नहीं नहीं, वो तो देखो वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आता, मैं पहले बता दूं। वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं था, इसलिए गवर्नमेंट उस पैसे का यूज नहीं करती जो उस पैसे वहां लग रहा है। तो अब वो बना कौन रहा है, वो सरकार ही बना रही है। वो अलग सिचुएशन है, केदारनाथ वाली सिचुएशन अलग है। आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हो। केदारनाथ की सिचुएशन जो है वो एक अलग सिचुएशन है, और जो आपका वैष्णो देवी की सिचुएशन है वो एक अलग सिचुएशन है। वैष्णो देवी में बोर्ड है, बोर्ड के नहीं सर ऊपर मैं सरकार बैठी हुई है, गवर्नमेंट बैठी हुई है। गवर्नमेंट सिर्फ इतना करती है, ये बोर्ड का पैसा जो है वैष्णो देवी में ही लगे, और कहीं जी इस बोर्ड के पैसे को लेके कोई ना भाग जाए। केदारनाथ में ऐसा कोई सिस्टम था नहीं। केदारनाथ में जब आपदा आई उसके बाद इसमें पैसा तो बचा ही नहीं, तो केदारनाथ के लिए पैसा जो है वो अलग से गवर्नमेंट के फंड से निकला। तो फिर सर गवर्नमेंट तो इस्तेमाल कर नहीं सकती किसी धर्म के लिए? नहीं नहीं, गवर्नमेंट, हाँ गवर्नमेंट कभी किसी धर्म के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिल्कुल करेक्ट है सर, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर किसके, यहाँ पर क्या कर रही है, यहाँ पर आ जाता है आपका क्या बोलते हैं इसको, कैसे बोलूं मैं आपको, गवर्नमेंट गवर्नमेंट वहां तक तो कमाती है ना जहां तक, क्या बोलते हैं उसको, जो तुम्हारा ये होता है क्या बोलते हैं उसको, चार धाम यात्रा से पैसा कमाती है गवर्नमेंट, पहले ये बताओ। सर चारधाम यात्रा से कहाँ हाँ सर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का कमाती होगी। ट्रांसपोर्टेशन से कमाती है, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे लगा रही है, समझ गया पैसा। जी सर। गवर्नमेंट डायरेक्टली मंदिर के ऊपर नहीं लगा रही है, वो सिर्फ उसको क्या कर रही है, डेवलप कर रही है। जी सर। ठीक है, ताकि वो ट्रांसपोर्टेशन का पैसा, या जो दूसरा वो पैसा कमाती थी वो कमाती रहे, बस और कुछ नहीं। जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इनकम में। इनकम किसे बोलते हैं, हेड्स ऑफ इनकम, सेक्शन 14। सेक्शन 14 कहता है किसी भी आदमी की इनकम 5 तरीके से की जा सकती है, 5 हेड्स में। वो 5 हेड क्या है, पहला सैलरी, इसे इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। 5 तरीके से एक आदमी पैसे कमा सकता है। पहला तरीका सैलरी, दूसरा उसका घर होगा, उसे किराए पे दे देगा। तीसरा या तो उसका कोई बिजनेस होगा या प्रोफेशन होगा, प्रोफेशन मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, और बिजनेस मतलब कोई मशरूम का बिजनेस कर रहा है, कोई दुकान चला रहा है, वो लोग। कैपिटल गेन क्या है, प्रॉपर्टी बेचकर खरीदने का काम होगा, प्रॉपर्टी बेचकर खरीद बेचकर जो प्रॉफिट जनरेट करता होगा उसे कैपिटल गेन कहेंगे। और जो इन चारों में नहीं आया वो कहाँ गया, आखिरी में। तो आखिरी वाला बनाती किसके लिए, वो आखिरी वाला बनाते इसलिए कि ऊपर के 4 में हम तुम्हें डिफाइन नहीं कर पाए, तो तुम 5वें में आ जाओगे अपने आप ही। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, रास्ते में पड़ा हुआ बैग क्या सैलरी है, नहीं सर। हाउस प्रॉपर्टी किराए पे दे रही, बिल्कुल नहीं है। क्या ये तुम्हारा बिजनेस है बैग ढूंढना रोड पे, नहीं। क्या तुमने कोई नहीं। प्रॉपर्टी बेची, नहीं, तो फिर कहाँ आएगा, अदर सोर्स। एक इनकम और चीज फ्रॉम लेते अदर हैं, जमीन का, जो जमीन होती है आपको पता होगा, जमीन की एक अर्नेस्ट मनी वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, टोकन मनी, जिसे बयाना बोलते हैं। जी सर। ठीक है, तुमने किसी को बयाना दिया, तुम 1 महीने बाद उसकी पेमेंट नहीं कर पाए, वो बयाना वापस होता है, नहीं सर। नहीं होता, वो बयाना नहीं उसको। भैया, अब ये बताओ, बयाना बयाना कलेक्ट करना उसकी तनख्वाह है, नहीं सर। नहीं उसने कोई किराए पे दे रखा था घर, नहीं सर। क्या उसका ये नहीं बिजनेस है, भैया, नहीं सर। तो क्या उसने तुम्हें ये जमीन बेच दी थी, नहीं सर। नहीं, नहीं तो फिर नहीं, कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अदर सोर्सेस, हाँ। घोड़ा दौड़ गया, तुमने घोड़े की रेस जीत ली, ये तुम्हारी तनख्वाह थोड़ी ना है, तुमने घर किराए पे थोड़ा ना दे रखा, तुम्हारा बिजनेस थोड़ा है, तुमने कोई प्रॉपर्टी थोड़ा बेची, इसलिए अदर सोर्स। ठीक है, तो अदर सोर्स एक बहुत बड़ा हथियार होता है। ठीक है, किस चीज का, जो 5 में नहीं आया, वो जो 4 में नहीं आया वो 5 में आया। इसका मतलब क्या है, कोई भी इनकम कमा लो, कोई भी इनकम जो इन 4 के अंदर नहीं आई, वो अपने आप इस 5वें के अंदर आ जाएगी। ठीक है। जी सर। जीटीआई किसे बोलते हैं, जीटीआई यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम, बोलते हैं एग्रीगेट ऑफ इनकम अंडर ऑल द 5 हेड्स। 5 हेड को जोड़ो, वो जीटीआई है। उसमें सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड एडजस्ट कर दो, बस इतना ही करना, अभी कुछ और मत करना। ठीक है, ये जीटीआई है, ग्रॉस टोटल इनकम। अब इसमें अगर आप डिडक्शन भी कर दोगे, तो ये टोटल इनकम आ जाएगी। टोटल इनकम मतलब टैक्सेबल इनकम। तो जीटीआई के बीच में और टोटल इनकम के बीच में थोड़ा सा फर्क है, जो हम आगे देखेंगे, फिलहाल नहीं, जरूरत नहीं उसकी। अब आइए आप इसमें
कि जो राउंडिंग ऑफ के रूल हैं वो क्या रूल हैं, टोटल इनकम के लिए और टैक्स के लिए, दोनों के लिए एक ही राउंडिंग ऑफ के रूल हैं, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 में जाइए। तो अगर किसी आदमी की इनकम 99 है तो उसे कितना मान लिया जाएगा, 100 100। और किसी की इनकम 100 92 है तो उसे कितना मान लिया जाएगा, 90। 90 90 अगर किसी की इनकम 89 है तो क्या माना जाएगा, 90। 90 और किसी की इनकम 84 है तो क्या माना जाएगा, 80। तो 80 5 के नीचे है तो पीछे चले जाओ, 5 के ऊपर है तो आगे चले जाओ। यानी कि 86, 87, 88, 89 के केस में क्या मानी जाएगी इनकम, 90। 90 और इसके ऊपर 85 को भी इसमें लेते हैं, खैर वो 85 को, ठीक है। 84, 83, 82, 81 के बीच में क्या मानी जाएगी, 80। तो कई बार ना ऐसा क्वेश्चन आएगा तुम्हारे को, पता है, राउंडिंग ऑफ ही पूछ सकता है। अब ये तब पूछेगा जब उसे ना बिल्कुल ही बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन बनाना हो, लेकिन तब भी कई बच्चे गलती करते हैं। वो आपको ऐसे दे देगा 2,99,989। इसका राउंडिंग ऑफ क्या है, 990 299,990। ये इसका राउंडिंग ऑफ, यही है। जी सर। अगर ये लिखा होता 3,99,999, अब क्या है, 4 लाख। 4 लाख। फोल्डर, ठीक है, ठीक है। तो नियरेस्ट 10, ठीक। तो ये नियरेस्ट 10 का रूल हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, नहीं सर। चलिए फिर आगे बढ़ते। आगे आता है आपके पास टैक्स रेट का क्या हिसाब किताब है। देखिए 21-22 के लिए जो टैक्स रेट था फिलहाल वही किसके लिए है, 22-23 के लिए। सरकार ने कुछ परिवर्तन नहीं किए, ठीक है। तो 5 लाख तक को टैक्स देने की जरूरत नहीं है, किसको, सुपर सीनियर को। 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% टैक्स देता है वो, बस। मतलब अगर उसकी इनकम 5,50,000 है तो 5 लाख पे कुछ नहीं देता वो, 50,000 रुपये पे देता है जो देता है, ठीक है। उसके बाद 10 लाख के ऊपर चला जाएगा तो उसे 1 लाख प्लस 30% देना होगा। पर ये 1 लाख किस चीज का भैया, ये 1 लाख किस चीज का है, तो देखो ये ऐसा है, अगर किसी ने आदमी ने 12 लाख रुपए कमाए हों, वो इस कैटेगरी को बिलोंग करता है, सुपर सीनियर को, तो क्या होगा, पहले 5 लाख तक तो वो कुछ नहीं देगा, जी अगले सर। 5 लाख पे क्या देगा, 20% 20 देगा। 20% कितना आएगा, 1 लाख। इसलिए उसने वो 1 लाख रुपए पहले लिखा हुआ है, समझ गए। और बचे हुए 2 जी लाख पे कितना देगा वो, 30%। तो कितना देगा, 1 लाख तो ये देगा, 30% 10 लाख के ऊपर जो इनकम गई। समझ पा रहे हो कैसे, क्यों लिखा उसने ऐसे से, जी सर। ठीक है। अब आगे वो सब जगह ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं ये लोग, ठीक है। यहाँ पे देखो आप आगे, यहाँ पे आप पहुंचते हो इस जगह पर, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख से 5 लाख के बीच में 5% लगेगा, किसका, 2 लाख का, जो बीच का 2 लाख है उसके ऊपर। 5 लाख से 10 लाख के बीच में 10,000 तो लगेगा, 10,000 कहाँ से आया, वो जो 2 तो लाख पहले था, वाला। उस 2 जी लाख सर। का 5% जो था, ठीक है वो, ठीक है। उसके बाद 20% लग जाएगा। और यहाँ पर वो 1,10,000 दिखा रहा है, कैसे दिखा रहा है 1,10,000, 10,000 तो वो है जो पहले 2 लाख पे लगा होगा यहाँ पे, जी जी सर। ठीक है। 5% 10,000। और उसके बाद यहाँ जो 5 लाख था उसके ऊपर कितना लगा होगा, 20%। 20। तो 1 लाख इसका और 10,000 इसका मिला के कितना हो गया, 1,10,000। और बाकी 1 लाख बचे पैसे पे 10,000 30% लगा। बात समझ में आई, जी सर। ये किसके लिए था, सीनियर के लिए। अब आ जाओ नॉर्मल लोगों के लिए। 2.5 लाख तक कुछ नहीं है, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5% लग जाएगा, 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% रेट है, 10 लाख के ऊपर 30% का रेट है। रेट तो इतना ही है। सेक्शन 87A, रिबेट। रिबेट कब मिलती है, जब आपकी इनकम 5 लाख को क्रॉस ना करे, ठीक है। आपकी इनकम 5 लाख क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख को क्रॉस कर गई तो क्या रिबेट मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं। ठीक है। और रिबेट कितनी है, रिबेट इतनी है, या तो पूरा 100% छोड़ देंगे या 12,500, भाई इतना ही तो है। 5 लाख तक कितना टैक्स लगता है, 12,500। तो सरकार या तो पूरा 12,500 छोड़ देगी या फिर जितना टैक्स हुआ होगा। अगर आपका टैक्स ही 2,500 बन रहा है तो सरकार बोलेगी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, छोड़ दे दो, क्यों अच्छा देना जी तुम्हें, सर। ठीक है। तो इतना बनता है, ठीक है। अच्छा, तो अल्टीमेटली एक्चुअल में 5 लाख तक वो टैक्स ही नहीं है, ठीक है। सरकार छोड़ ही देती है कुछ ना कुछ। अच्छा, ये आपका सरचार्ज का रेट है। सरचार्ज क्या होता है, जब इनकम किसी पर्टिकुलर स्टेज को क्रॉस करती है, ठीक है। देखो अगर आपकी इनकम 50 लाख तक है तो सरचार्ज नहीं है आपके ऊपर। अगर आपकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ है, टैक्स तो दोगे दोगे।
जो टैक्स बनेगा वो तो दोगे, वो टैक्स का 10% एक्स्ट्रा दोगे, समझ गए? 1 करोड़ तक पहले वो टैक्स बनाएगा और फिर जो टैक्स आएगा उसका 10% और लेगा आपसे। जी अगर सर। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो जो टैक्स आएगा वो तो लेंगे, उसका 15% लेंगे। और 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में कमा रहे हो तो जितना टैक्स बनेगा वो तो लेंगे प्लस टैक्स का 25% और लेंगे। और अगर आप 5 करोड़ से भी ऊपर कमाते हो तो सर 5 करोड़ तक का तो टैक्स नॉर्मल है ही, वो तो लेना ही लेना हमने, हम आपसे टैक्स का 37% और लेंगे। तो मान लो 5 करोड़ तक की इनकम के ऊपर आपका टैक्स मान लो खाली 1 लाख रुपए बना, तो 1 लाख रुपए नहीं लेंगे, ये टैक्स है आपका। 5 करोड़ की इनकम पे मान लो आपका टैक्स 1 लाख रुपए बना, वो 37% और यानी कि 37,000 रुपए जोड़ेगा, आपका टैक्स कितना हो जाएगा? 1,37,000। ठीक है, सरचार्ज नहीं पूछेगा आपसे, तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने तो पिछली बार भी ज्यादा रखा था, इस बार भी उतना ज्यादा ही है ये, इतना वो पूछते नहीं है। तो पिछली बार हेल्थ तो एंड नहीं मैंने लगा एजुकेशन था। सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का रेट पूछा था 4% है टैक्स के ऊपर। सरचार्ज लगने के बाद, ये सरचार्ज से पहले नहीं लगेगा, तो पहले अपना टैक्स निकालो, फिर सरचार्ज लगाओ, उसके बाद जो आएगा उस पर 4% और दो। बात समझ आ रही है कुछ बात? जी सर। तो सर ऐसे लूटते हैं अमीरों को, ठीक है? बहुत लूट। तो भारत की सरकार रॉबिनहुड है, अमीरों को लूटती है और गरीबों को बांटती है, सिर्फ दिखाने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, रियल में ऐसा होता है, ठीक है? पर गरीबों टैक्स एंड सब्सिडी, सोशलिस्ट का नेचर, अमीरों पे टैक्स लगाओ, गरीबों को सब्सिडी दो, ये रूल चलता है, सर यही वो रूल है। भैया गरीबों पे मतलब टैक्स सभी नहीं है। लोग टैक्स भरते हैं ना, ये भी हो सकता है, मतलब सारे लोग थोड़ी भरते होंगे टैक्स। जीएसटी तो सभी दे रहे हैं। ओहो, अब ये बड़ी दिक्कत है। बस एक चीज बताओ, मर्डर करना मना है या अलाउड है? सर मना बताओ बताओ, मना है। मर्डर करना अलाउड है या मना है? सर मना भी नहीं है। मना भी नहीं है, मना है। नहीं, अलाउड भी लॉ नहीं है। कानून तो मना करता है ना, जी हाँ सर। जी। लेकिन जैसे फिर भी होते हैं ना। जी सर। हाँ इनकम जी टैक्स वाले भैया। कहते हैं दे दो, पर कई होते हैं नहीं देते, ठीक है? जी सर। तो हाँ कोई चीज है कोई चीज नहीं है, वो तो रहेगा, ऐसा रूल तो रहेगा, उसका थोड़ा कुछ कर सकते हैं। जो नहीं देते क्या करें? फिर इनकम टैक्स वाले रेड मारते हैं, और क्या होता है? फिर रेड मारते हैं, फिर निकलता है उसके अंदर कुछ, तब तब देखते हैं। जैसे वो अपने गुटखा व्यापारी के ऊपर पड़ गई थी रेड, तो घर में निकल सर आया उस पैसा। वाली पार्टी में रहना चाहिए ना फिर। है? सर उससे बचने के लिए पावर वाली पार्टी के साथ रहना चाहिए। नहीं सर, इनकम टैक्स के केस में गड़बड़ है। आप कई बार पावर वाली पार्टी के साथ तो तब भी नहीं होगा, वो ईडी का केस है। ईडी के केस में आप ऐसा कह सकते हैं, पर जरूरी नहीं है ऐसा हो, क्योंकि कई बार कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी होती हैं जो नहीं देखती कुछ ऐसा फिर, ठीक है? कई होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इंडिया में है या नहीं है, पर कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। ये इंदिरा गांधी के टाइम पे हो चुकी हैं चीजें। इंदिरा गांधी के टाइम पे इंदिरा गांधी के ही मंत्रियों के ऊपर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, ठीक है? तो ऐसा सर उसके नहीं है कि कोई, बस ये है कि प्राइम मिनिस्टर कैसा है। अगर प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल ही सख्त है, हार्ड है बिल्कुल, ठीक है, तो वो पूरा फ्री हैंड देता है। फिर फ्री हैंड दे दो तो फिर ये तो जमीन खोद के ले आते हैं टैक्स को बाहर, जमीन खोद के पैसा निकालना जानते होते हैं ये लोग, ठीक है? इनसे बचना बहुत मुश्किल है, ईडी से और इनकम टैक्स से। मैं एक चीज मानता हूँ, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस देश के अंदर इतनी पावरफुल जगह है, ये दोनों के दोनों। अगर इनको फ्री हैंड दिया जाए, सीबीआई भी इतनी पावरफुल नहीं है जितने दोनों के दोनों है। ये कहीं से भी पैसा निकाल लेते हैं आपके यहाँ से, आप कहीं भी छुपा लो अपने घर के अंदर पैसा, कितनी भी सिक्योरिटी के अंदर रख लो, ये पता नहीं कहाँ से पैसा निकाल लेते हैं, ये बहुत खतरनाक हो। चलो छोड़ो। फर्म और लिमिटेड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इनके ऊपर टैक्स रेट क्या है? 30%। सरचार्ज कितना है? 12% अगर 1 करोड़ के ऊपर जाओगे, वरना नहीं है। इनका कोई रूल नहीं है 1 2 3 करोड़, इनका क्या 1 करोड़ के ऊपर क्या 12% दे। मार्जिन रिलीफ मिलती है, बिल्कुल मिलती है, पर मार्जिन रिलीफ आपको नहीं सीखनी। 4% आपका H&AC है, ठीक है? कंपनीज के ऊपर टैक्स, अगर आप डोमेस्टिक कंपनी हो और आपका टर्नओवर 400 करोड़ से क्या है, 400 करोड़ से कम है तो 25% दो, वरना 30 दो, और फॉरेनर कंपनी हो तो 40% दो, ठीक है? सरचार्ज ये लिखा होगा। 10 करोड़ के ऊपर है तो 12% देना पड़ता है डोमेस्टिक को, 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में 7, और 1 करोड़ तक की इनकम पे कुछ नहीं देना। इन लोगों के लिए आपको दिख रहा होगा कि 5 और 2% लिखा हुआ है। अब लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सर डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर टैक्स सरचार्ज ज्यादा नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल ज्यादा है, पर यहाँ भी तो देखो कि नॉर्मल टैक्स उनके ऊपर ज्यादा है, ठीक है? तो आपने बैलेंस किया हुआ है इसको, बस और कुछ नहीं है। रेजिडेंशियल स्टेटस आ गया, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लंबा काम।
जी सर।